Hello, and welcome to today's class. Today we have to we have to continue magnetic effect of current, that is moving charges and magnetism. Today's lecture will definitely consist of the working of coil, working of moving coil galvanometer. गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर वो जिससे कि करंट का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किसी भी सर्किट में करंट पास हो तो वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ करंट by means of an instrument which is called as galvanometer. So today we have to basically discuss galvanometer, the working of galvanometer, and how galvanometer is converted into ammeter and voltmeter. But working of galvanometer cannot be understood if we don't discuss the motion of or the torque acting on a coil, rectangular coil in a given magnetic field. Let us see how we discuss. That is our first. That is our topic. That is the torque on a loop in magnetic field. Okay. तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि we will just discuss. Suppose we are having one rectangular loop. ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट लूप। बहुत पतला सा तार निकला हुआ है, वो आपको लगेगा नहीं, वो लगभग आपको हर साइड को रेक्टेंगली एक साइड जैसे टाइप नुमाई दिखेगा आपको। तो अब मान लीजिए हियर द करंट इज मूविंग दिस वे, लाइक दिस। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। एंड दिस इज प्लेस in a magnetic field. This is placed in a magnetic field. तो नेचुरली ये नॉर्थ साउथ दिख रहा है, तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड का अप्रोच। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट आई विच इज मूविंग, एंड हमने इसको नाम रख दिया पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल एंड दिस साइड इज साइड दिस इज साइड ए। इसका ये थिकनेस ए है इसका, और ये है लंबाई है बी। दिस इज बी एंड दिस इज योर ए। इतना दे रखा, ठीक है। ओके, वंस वी नो दिस थिंग दैट दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये और एक ये। तो आपने ये जो देखा ये एक नॉर्थ एंड ये साउथ है, and this is PQRS rectangular coil that is placed between the pole pieces of a magnet. तो अब इसमें क्या हो जाएगा? दिस विल बी PS is a current carrying conductor, PQ is a current carrying conductor, QR is a current carrying conductor, and the RS is also a current carrying conductor placed in magnetic field. अब देखिए Fleming's left hand rule. Just see the Fleming's left hand rule. If we have this is my left hand, this is the direction of current, this is direction of magnetic field, this is direction of force active on it. Let us see what will happen. Here the direction of current is this one. Direction of current is this one, and magnetic field is here. तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ से साउथ ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। मैं एस पी की बात कर रहा हूँ। तो नेचुरली फोर्स विल बी दिस वन, दैट इज इनवर्टली फोर्स। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, दिस एक फोर्स, ठीक। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन हैव दिस स्टेप आल्सो। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसे करंट ही यहाँ पर है। इट इज ऑलमोस्ट दे आर पैरेलल, बट एनीवे देयर इज स्टिल सम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में है। अब ये समझ सकते हैं कि वी कैन जस्ट कंसीडर दैट this is a given coil, this is a given coil and placed between this magnetic field. ये दो दो हथेली जो मेरा है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल है। तो कॉइल ऐसे भी रह सकता है, लाइक दिस। तो ये पी क्यू आर एस है, ये समझ सकते हैं। और कई नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ऐसे चौड़ाई भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ये किसी न किसी एक्सिस में है, मैं एक्सिस को अभी नहीं देखने जा रहा हूँ, मैं ये फिलहाल देख रहा हूँ कि ये कॉइल है। ओके, this is the direction of current, this is the direction of current, this is the direction of current, and this one is direction of current.
जब इसकी बात करेंगे फ्लेमिश-लेफ्टन रूल के हिसाब से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आएगा, और अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स आपने इस टाइप का बता दिया फोर्स, ठीक है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट आपने ऐसे ऊपर की ओर लिया, दिस वन, तो ये है फोर्स, मतलब फोर्स मेरे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी सॉरी मतलब अंदर की तरफ फोर्स जा रहा है, तो इसी तरह से आपको इसको ऐसे इनके बीच रख दिया गया, एंड सो दैट इट विल हैव अ टेंडेंसी टू हैव सम फोर्स, okay. Similarly, then this will have a force that will be directed this way. This will also have a force. अब इसकी बारी देखेंगे, क्यू आर की बात देखेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना हुआ, करंट आपका नीचे की ओर है, तो फोर्स आपकी तरफ है, बाहर की तरफ, तो हियर द फोर्स इज आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है ये फोर्स, यहाँ पर प्लेन पे ही फोर्स आएगा, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है that will be in the plane of your this coil। ये प्लेन, जैसे दूसरे वाले में प्लेन के बाहर है, ये परपेंडिकुलर प्लेन आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, इसमें वैसा नहीं आ रहा, इसमें प्लेन में ही आ रहा है, ये आ रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट प्लेस कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड से किसी कोई एंगल एंगल मान लीजिए बना भी रहा होगा, जो भी है, तो आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। But I will send it that force is again making an angle. That force is in fact this force and this force. They will have the common line of action. We can call it as F1, F2, F3, and F4. ये चार है इसमें. We can see F1 equal to IB into A. IBA अगर साइन थीटा है, मान लो इसका एक्सिस पे एंगल बना रहा है, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड द इट इज एक्सिस इज दिस वन, तो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अतः ऐसे वाला केस है, जिस समय कि आपका मैग्नेट के जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये वाला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये वाला, जैसे मैं दो हथेलियों के बीच में इसको रख रहा हूँ, आई एम जस्ट प्लेसिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्टली इन द प्लेन, एंड इसका प्लेन का परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इसका एरिया रखता है, या इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो भी होगा, तो इसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो आई बी एल साइन थीटा मीन जस्ट आई बी ए, इतना हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर ये कुछ एंगल को बनाए, जैसे इस समय रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो इसके एंगल जो है डेफिनेटली ये जो इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, इट विल डेफिनेटली मेक सम एंगल, तो दैट एंगल इज एंगल थीटा। दिस नॉर्मल जो है इसका सरफेस जो है, इस सरफेस को बताने के लिए हमेशा इसका नॉर्मल को देखते हैं, एंड दिस में बी मेकिंग सम एंगल विद द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो उस केस में जबकि मैग्नेट को ऐसे रखा है, कॉइल को आपने ऐसे रखा है, इट इज प्लेस नॉट पैरेलल, बट मैग्नेटिक फील्ड जैसे थे वैसी है, लेकिन कॉइल को थोड़ा आपने टर्न करके रखा है, तो ये पूरा फील्ड जो है मैग्नेट इसमें नहीं जा रहा है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स का चेंज होगा, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है और बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी आपसे उससे मतलब नहीं है, अभी इससे ये देखिए कि ये है एक फोर्स F1 लगेगा, एक फोर्स F3 लगेगा, एंड दे आर हैविंग द कॉमन F1 इक्वल टू F3 इक्वल टू I B A, they will equal and opposite, they will equal and opposite, अगर ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर होगा, तो F1 will be cancelled with F3, they have common lines of action, तो इनके lines of action common है, that is why they will cancel out each other, but F2 and F4 they will produce torque, but F2 and F4
are also equal and opposite. ये इक्वल एंड अपोजिट है और साथ ही साथ क्या है, इसमें खास बात क्या बता रहे हैं कि दे डोंट हैव कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। इनका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब इनका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है, इसका मतलब क्या है, दे आर प्रोड्यूसिंग टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। दे दे आर प्रोड्यूसिंग टॉर्क, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब इसका जो लाइन लीनियर व्यू आप चेक करेंगे तो ये इसका लीनियर व्यू है। दिस इज योर फोर्स F4 and this is your force F2, and if we consider that it's normal to the plane, जैसे अभी बताया normal to the plane is making an angle theta, with the magnetic field, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन ये वाला लाइन और ये लाइन के बीच एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर बन के ये, और कौन सा है आपका, then what we have, this type of situation will be there. तो दिस इज एंगल थीटा, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज वी आर काउंटिंग देम एज ओ ओ डैश, दिस इज योर ओ ओ डैश। तो ओ पे F4 लग रहा है, F4 फोर्स लग रहा है, एंड ओ डैश पे F2 फोर्स लग रहा है। तो वी कैन जस्ट अप्रोच द थिंग दैट इफ वी कंसीडर दैट द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, एक ये वाला है और इसका नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो इसका नॉर्मल, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, और इसका परपेंडिकुलर का ये, तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्या हो जाएगा, योर वी कैन राइट डॉट इक्वल टू फोर्स F3, सॉरी F4 into O dash sin theta, okay। and what is F4 कितना हो जाएगा, जैसे F1 ये बताया था, F3 ये बताया था, सिमिलरली F4 इक्वल टू, ये मॉडुलस ऑफ आपका इतना है, F1 इक्वल दिस थिंग और F3 is just opposite to that, and their magnitudes are equal, and the same way magnitudes for F4 and F2, they are also equal, that is IB into B, small b, because its length is B। आप जानते हैं आइडियल साइन थीटा होता है, तो फोर्स होता है आई बी इंटू स्मॉल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, पी एस और क्यू आर, ठीक है, क्लियर। तो अब इसके मतलब क्या हो जाएगा, ओ ओ डैश साइन थीटा, ओ ओ डैश कितना हो जाएगा, इट इज जस्ट ए। तो F4 की जगह लिखेंगे आप आई बी स्मॉल बी, और हमने यहाँ क्या लिखा है, ओ ओ डैश की जगह क्या लिखेंगे, व्हाट वी राइट, ओ ओ डैश, दैट इज जस्ट ए साइन थीटा। तो देखिए ये ए है, तो वी कैन राइट आई बी, ए इंटू बी एक साथ, साइन थीटा, व्हाट इज ए इंटू बी, ए इंटू बी इज योर एरिया, आई बी इंटू ए साइन थीटा। तो टॉर्क इतना आ जाएगा,
if their number of turns is n, then we can write n b a I sin थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। और इसको और सिंप्लीफाई कर दे, एन आई ए को एक साथ कर देंगे and we write b and then sin theta. Since torque is a vector quantity, we can write this quantity as small m into b. We write this quantity as small m into b. तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या लिखा, टॉर्क इक्वल टू F4 इंटू ओ डैश साइन थीटा। क्यों, ओ डैश ये है और साइन थीटा यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस हो गया। अभी हमने यहाँ निकाला था, दैट वी हैव ऑलरेडी सेड, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो बिटवीन द फोर्सेस क्या, ओ डैश साइन थीटा। जब ओ डैश साइन थीटा हो जाएगा तो व्हाट वी राइट, वी कैन जस्ट differentiate these two things, okay? And once we have this very thing, then this m is your nia। तो nia को हम लोग क्या कहते हैं, m इक्वल टू nia मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करते हैं, एरिया वेक्टर पर। दैट इज वाई मैंने कहा कि जो अगर एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द सरफेस है, जैसे मैंने कहा कि ये सरफेस का ये एरिया, ये ए है, ये बी है और इसका एरिया है ए, कैपिटल ए। तो एरिया वेक्टर को दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ है, एन आई ए को दिखाएंगे। तो एन आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होगा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एक बात तो क्लियर हो गया, that way it is normal to the plane of this coil। ये बात क्लियर हो गया। And after that what we say that this angle theta is nothing but that angle is your angle between the magnetic dipole moment m and magnetic field। तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट n इंटू मैग्नेटिक फील्ड हो गया। जब हम लोग इतना कह देते तो इसके मतलब क्या है, व्हाट वी कैन कंक्लूड, we can conclude only one thing, that once we know this very formula, we can just assume that how this is properly mentioned। Let us see, let us take the right calculation steps, although we have already done all the detailed calculation that we have already done। Now we can see this is coming to be torque equal to nia b sin theta। ये हम लोग को मेन फॉर्मूला मिल रहा है। एंड सिंस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट वी राइट दिस इक्वल टू योर m b sin theta, where m is called magnetic dipole moment। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ m is your ampere मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity। And for anything you can see that its direction is normal to the plane of coil। Its direction is normal to the plane of coil, plane of coil, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल के नॉर्मल है। तो जब इसके नॉर्मल है इसके मतलब क्या है, व्हाट वी कैन कंक्लूड, दैट मीन्स this is a vector quantity and we can have torque equal to m cross b। ये इसका जो है वेक्टर फॉर्मेट है, दिस इज द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ टॉर्क।
क्लियर। तो इस टाइप का टॉर्क के कारण टेंडेंसी ऑफ रोटेशन होगा, यानी कि आप किसी करंट करिंग कंडक्टर को, करंट करिंग कॉइल को, या एक लूप को कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हर एक साइड में देयर विल बी सम मैग्नेटिक फोर्स, that is whenever we put a rectangular coil in a strong uniform magnetic field, then each side of the coil will experience some magnetic force, that is IBL scientific like this. Okay, but जो बेसिक चीज जो हम लोग को जो बताने वाली चीज वो ये है कि एक एक साइड का जो मामला होता है, एक एक साइड में जो फोर्सेस लगेंगे, ये देखा जाता है कि F1 एंड F3 दे आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, क्योंकि ये सिचुएशन इस टाइप का आएगा कि एक फोर्स ऐसे आ रहा है और एक फोर्स ऐसे आ रहा है, तो दोनों का जो है आपका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है, लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है, ठीक है। both are in the plane of this coil or loop, therefore they will cancel out each other, equal and opposite तो लगेगा, if they have the common line of action then they will definitely cancel out each other, बिल्कुल clear। but on the other hand, when we observe such type of thing, when we observe such type of thing, that means here we have F2 and F4, they are placed, then definitely they will definitely have the thing like this। ओके, तो अब इससे देखो ये क्या हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, यानी कि इसको एक एक्सिस बना दिया जाए, अगर इफ इट इज पाइवोटेड बिटवीन टू पॉइंट्स देन इट विल डेफिनेटली हैव द डॉट, जैसे करंट पास करेंगे तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट, करंट हटा देंगे तो इट विल कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट लाइक दिस। so this approach is generally used in our main point, that is called as galvanometer. Let us see what is galvanometer। Yes, now you can see this is our moving coil galvanometer। Galvanometer क्या है? What is galvanometer? Galvanometer is a device or machine by which we can find out the uh, current in a circuit, or we can find out the direction in which current is flowing. The second definition is more accurate. We can definitely say that it is the current observation machine, or it is a machine by which we can just determine in which direction current is flowing in a given circuit। Okay, it is a device by which the direction of flow of current can be determined। ठीक है, on this principle it can work। the principle क्या है? It can work on the principle of torque acting in a current loop in given magnetic field due to torque there is a tendency of rotation, but the presence of spring 1 and spring 2, but the presence of springs can restore the position of coil।
can restore the position of coil. This is one part. And second part, the current given produces a deflection. Current given produces a deflection. That means what we can just conclude, that the torque is directly proportional to deflection. Torque is directly proportional to deflection. यानी कि torque means torque is proportional to deflection को मान लीजिए मैं यहाँ पर अल्फा मान के चलता हूँ. ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, एक जैसे ये दोनों. ये अल्फा है, ठीक है. तो व्हाट वी राइट, टॉर्क इक्वल टू NIAB. अभी हम लोगों ने इसको देखा था. NIAB इज प्रोपोर्शनल टू दिस अल्फा. तो इसको अगर इक्वल टू में चेंज कर देंगे तो वी नीड अ कांस्टेंट NIAB इक्वल टू सम कांस्टेंट K इनटू अल्फा. ये जो K कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट. टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है. तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन राइट I इक्वल्स टू K अपॉन NAB इनटू अल्फा. तो जो हमारा जो करंट यहाँ पर जो मेजरमेंट का जो पॉइंट्स है वो यही हम लोग देखते हैं कि I इक्वल टू K अपॉन NAB अल्फा. ठीक. तो ये जो K जो कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इस K अपॉन दिस थिंग, इनको हम लोग कॉमन कांस्टेंट G से मान कह देते हैं, एंड दैट वी कॉल एज रिडक्शन फैक्टर, करंट रिडक्शन फैक्टर और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट. इसी चीज को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं G into alpha, where this G is called current reduction factor. और गैल्वेनोमीटर तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कह सकते हैं या गैल्वेनोमीटर ये क्या है, करंट रिडक्शन फैक्टर. तो इन दैट वे वी हैव सीन व्हाट इज गैल्वेनोमीटर and how we have this motion of galvanometer, how we take this thing. एक जैसे मैंने बताया था कि एक कॉइल को दो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सेमी सर्कुलर होता है लाइक दिस. तो उसमें क्या हो जाएगा कि रेडियल फील्ड आता है. एग्जैक्टली कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग बीच में क्या लेते हैं, वी ऑलवेज कीप सॉफ्ट आयरन कोर, जिससे इसका हिस्टेरिसिस लॉस वगैरह मिनिमम हो. इसमें जो मेन चीज़ क्या है कि इसका इफेक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है. और इस कॉइल को इसके साथ क्या लगता है, वी ऑलवेज कनेक्टेड इट विद द पॉइंटर विच कैन स्लाइड ओवर अ स्केल. स्लाइड ओवर स्केल होता है. तो जैसे मैं इस टर्मिनल T1 एंड T2 के बीच करंट दे देता हूँ तो इस पर पूरा करंट पास होने लगता है. तो करंट पास होने में ये जो है थोड़ा एज ए ट्विस्ट हो जाता है. तो ट्विस्ट होगा, पूरा सर्कल नहीं घूमेगा क्योंकि एक उसमें लिमिट है. अगर इधर ट्विस्ट होता है तो ऊपर वाला स्प्रिंग उसको रोकेंगे, रिस्टोर करेंगे, कोशिश करेंगे. एंड जब अदर उल्टा साइड में अगर करंट को आप डायरेक्शन पलट दे तो जैसे इस साइड में पलट गया तो मान लीजिए ऐसा था, तो ऊपर वाला उसको रोकेंगे. अगर ये ऐसे पलट जाए तो नीचे वाले जो स्पाइरल स्प्रिंग है SP2, इट विल स्टॉप. दैट मीन इनके काम है रिस्टोरिंग स्प्रिंग्स. their work is restoring spring. That means in general what we call that restoring, there are two things. One is torque, other is what we call restoring torque and deflecting torque. तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है आपका सिंपली क्या कह सकते हैं आप, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क.
जो कि टॉर्क आप डिफ्लेक्ट कराने के काम आता है, एंड दिस इज योर रिस्टोरिंग टॉर्क। ये जो एंगल्स, जितने एंगल आप घूम सकते हैं, ये तो नहीं कि पूरा 360 तो नहीं घूम जाता है। आप ये जानते ही है, तो एक जगह लाके 10 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री ऐसे चलता है। तो वो जो चलता है वो यहाँ पे स्केल में कैलिब्रेटेड होगा, तो हम लोग इसके रीडिंग नाप सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दिस मच ऑफ करंट इज गोइंग लाइक दिस। तो अब इसमें क्या है, आप देखते हैं तो ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं वी कैन राइट दिस एज the deflecting torque and another one as restoring torque। दो जो k अल्फा जो लिखा है, ये k अल्फा को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज restoring torque, दिस इज योर restoring torque, और ये है आपका deflecting torque। तो एक्चुअली क्या होता है, डिफ्लेक्शन करने में ये कोशिश करता है कि ये पूरा घुमा दे, लेकिन ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है एक एंगल ज़्यादा घूमता नहीं है ड्यू टू स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का काम क्या, जैसे आप जा रहे हो तो आपके पीछे से कोई कमीज खींचे तो इसका मतलब है कि आप उससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सकते हो। ऐसे तो कुछ नहीं किया, एक डिस्टेंस जाने के बाद देन समवन इज पुलिंग योर शर्ट, दैट मीन व्हाट यू कॉल दैट यू वुड नॉट मूव फर्दर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, ये टर्न पूरा पूरा रोटेट नहीं किया जाता है, बल्कि थोड़ा सा रोटेट किया, तो ये जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर भी थोड़ा रोटेट किया है स्केल के ऊपर, इट विल रोटेट सम एंगल। पहले जीरो था, जीरो से इतना एंगल घूम गया, या इस साइड में इतना घूम गया। तो वो जो रोटेशन जो होता है एक लिमिट तक होता है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेस पे, एंगुलर मूवमेंट पर डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन बना रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज deflecting torque is made by this magnetic field and current, all this thing। तो ये इस पर डिपेंड करता है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है कि पूरा इसको स्मॉल मिरर लगा देते, मिरर को बहुत एक पॉइंट्स में फिक्स कर लेते, एंड दैट मिरर में जब लाइट गिरता है तो लाइट कैन फोकस ऑन स्केल। तो रैक एंड पिनियन मेथड से इसको सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जस्ट मूविंग सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देयर आर टू टाइप, वन इज सस्पेंडेड टाइप, अदर इज पिवोटेड टाइप। एक दो, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप का हो गया, एक सस्पेंडेड टाइप जो इसमें तार लटका हुआ रहता है, उसका छोटा मिरर रहता है, मिरर के ऊपर लाइट गिराते हैं, तो लाइट करंट और कॉइल के ऊपर, कॉइल के अंदर करंट देते हैं, तो कॉइल घूमता है, तो उसके बाद क्या, जो उसके साथ जो मिरर लगा हुआ है जो कॉइल के साथ कनेक्टेड है वो मुड़ जाता है, तो उससे जो उसका जो रिफ्लेक्शन जो एक वर्टिकल स्केल पे है वो चेंज होगा। तो बाय दिस वी कैन डिटरमाइन द रीडिंग, दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारे कोर्स में नहीं, हम लोग बुक में नहीं देखते, आपके बुक जो एग्जाम में कॉपी में लैब में रहता है वो पिवोटेड टाइप, जो छोटे से डिब्बे में होता है, उसमें भी वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें पिवोटेड बिटवीन टू फिक्स पॉइंट P1 एंड P2 होता है, P1 एंड P2 के बीच को फिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक स्पाइरल स्पिन डालते थे, एक यहाँ पे डाल देंगे, जिस डायरेक्शन में करंट होगा तो जिधर के ओर आपको कसना होगा, जिधर होता है ना चूड़ी चूड़ी टाइट करना, तरह को मजबूत करना, और उसको रोकना फर्दर डिफ्लेक्शन से, वो वाला काम ये SP1 और SP2 को करते हैं बारी बारी से, जैसे डिपेंड ऑन करंट। If the direction of current is reversed, then this will no longer move to this way, but it will rather move this way। ठीक है, तो इस टाइप के होता है एक वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें पूरा हमने थ्योरी भी एक्सप्लेन किया और इसका वर्किंग भी एक्सप्लेन किया। नाउ वी विल डेफिनेटली सी द अदर थिंग, दैट इज हाउ a galvanometer is converted into ammeter and voltmeter। Okay, now let us see what is ammeter। हमारा जो टॉपिक जो यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो एमीटर क्या है, एमीटर इज मशीन और इट इज डिवाइस by which we can measure, we can physically measure the current। Okay, the measurement of current, it can measure, it can measure the amount of current
amount of current in any circuit। ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन करंट किस साइड में बह रहा है, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, तो वो देखने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, बट इट इज लाइक दैट। हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय connecting, it is constructed by connecting a low resistance S parallel to a galvanometer। ठीक है, तो ये है सिस्टम। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि जब हमको मालूम है कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस एस पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर। तो एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने से वो एमीटर देने लगे, एमीटर हो जाएगा, यानी कि करंट देने लगेगा। लेकिन अब खास बात यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जब कंस्ट्रक्ट करते थे उस समय हम लोग कॉइल का जो पॉइंटर है उसको हम लोग एक्सट्रीम एंड में रखते हैं। अभी जैसे बीच में था गैल्वेनोमीटर को लेफ्ट राइट देखना था, तो उसमें एक्सट्रीम एंड में रखेंगे, सो दैट द रीडिंग कैन गिव फ्रॉम जीरो एंड ऑनवर्ड्स। जीरो के बाद से रीडिंग देना स्टार्ट करेंगे, यानी कि वी कैन जस्ट मेक इट लाइक दिस, 0 1 2 3 4 and this is the pointer, प्लस एंड माइनस करने। ओके, इट इज लाइक दिस। तो ये हो जाएगा आपका एमीटर का बनावट। अंदर कैसे बनेगा वो चीज़ तो आपको मालूम होगा, दैट इज जस्ट लाइक ए गैल्वेनोमीटर, जैसे ऑलरेडी हमने बताया, सेम प्रिंसिपल, कोई अलग नहीं है। और उसी में एक रेजिस्टेंस अगर एक रेजिस्टेंस बहुत लो रेजिस्टेंस अगर पहले जो होते हैं गैल्वेनोमीटर के, तो दैट विल कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर। तो एमीटर बनने के लिए खास बात चीज़ क्या आपने देखी, रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, शंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि एक गैल्वेनोमीटर जब रहता है तो उसको आपने थोड़ा सा रीडिंग दिया, थोड़ा करंट दिया, तो वो डिफ्लेक्शन इतना तक किया, और थोड़ा करंट बढ़ाया इतना दिया, और करंट बढ़ाया इतना दिया। तो जब फुल स्केल करंट आ गया, मान लो उसको कि इससे ज़्यादा करंट वो दे ही नहीं सकता है, दैट कैन नॉट रीड, तो दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। द करंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन of galvanometer is your IG, उसको IG से लिखते हैं, that we call as IG, I के नीचे small g। ठीक है, लेकिन अगर जो एमीटर बनाएंगे तो हो सकता है मिली एमीटर में बनाना हो, 100 मिली एमीटर तक दिखाए, और 100 मिली एम्पियर तक दिखाए, हो सकता है वो एम्पियर में वो 4 मिली एम्पियर तक, 4 एम्पियर तक दिखाए, 10 एम्पियर तक दिखाए, तो वो वेरी डिपेंड करता है। तो वो हमको वो डिपेंड करेगा एस के वैल्यू के ऊपर कि कितना एस हम लेंगे, दैट वी कैन सी। सपोज कर लें कि ये ऐसे एमीटर में चेंज कर रहा है जो विच कैन मेजर द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी converted into a emitter, into an emitter which can read up to I current। तो आई करंट तक मेजर करने वाला कोई करंट बनाना होगा, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैक्सिमम करंट आई, और ये गैल्वेनोमीटर खाली आईजी करंट तक ही झेल पाएगा, जिसलिए आईजी अपने पास रखने, तो रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस लो रेजिस्टेंस आई माइनस आईजी। तो इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा, we can write IG into capital G must be equal to I minus IG into shunt resistance S। इसे shunt resistance के वैल्यू भी आ सकता है कि IG capital G upon I minus IG। This is the formula for your shunt resistance। तो अगर आपको और कुछ इसमें निकालना है, suppose you want to know the value of this IG, then this can be determined IG capital G equal to IS minus IGS
IGS. So we can have IG equal to how much? IS upon G plus S. तो एक ये एक्सप्रेशन भी होता है IG निकालने का, और ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर सन रेजिस्टेंस निकालने का। तो बहुत सिंपल है कि आपने एमीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपने एक सन रेजिस्टेंस जोड़ दिया जो बहुत छोटा होता है, उसको पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल जोड़कर निकालते हैं। अब व्हेन वी डिटरमाइन द सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, अल्फा अपॉन आई, करंट सेंसिटिविटी, दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई। आपको मालूम है हम लोग ने क्या बताया था, कि के अल्फा इक्वल टू कितना बताया था, एन आई ए बी, ये बताया था। तो नेचुरली अल्फा अपॉन आई जब हम कहेंगे तो वी कैन जस्ट हैव एन एन ए बी अपॉन के। तो एन ए बी अपॉन के जो हो जाएगा, दिस वी कॉल एज करंट सेंसिटिविटी। ये क्वांटिटी है जो एमीटर में पूछी जाते हैं। दिस एंटायर कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स पेपर, स्पेशली फॉर कॉन्सेप्चुअल दैट इज केस बेस्ड स्टडी में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। This is what we have conversion of this. So in the same way we can have the conversion of galvanometer into voltmeter. Yes, now this is how we have the conversion of galvanometer into a voltmeter. So voltmeter क्या है? It is a device which can measure. It is a device which can measure the potential difference between 2 points. ध्यान देने वाली चीज है उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल, उसमें करंट निकालते हैं किसी सर्किट में, वो सीरीज में जोड़ते हैं, एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। कहीं पर भी 2 पॉइंट के बीच निकालें तो वहां पर पैरेलल जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर वोल्टेज आ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या करते हैं, हियर वी ऐड, वी कनेक्ट रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। हियर हाई रेजिस्टेंस, वहां पर लो था, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस R is connected in series with a galvanometer. In series with the galvanometer, therefore the galvanometer connect करेंगे, therefore the net device or the final device can become a voltmeter. जैसे वहाँ बताया था, वहाँ पर एक रेंज तक वोल्ट मीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर कैन मेजर अप टू वोल्टेज बी, तो ये वोल्टेज बी होगा, ये सीरीज में है। आई जी तो ये जो गैल्वेनोमीटर है वो आई जी से ज़्यादा करंट झेल नहीं सकता, तो दैट विल ऑल्सो फ्लो थ्रू दैट रेजिस्टेंस। तो आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आर मस्ट बी इक्वल टू योर वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्ट रेंज तक, मतलब 4 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, 10 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, 25 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं, तो वो रेंज ये भी है मैक्सिमम वाला वोल्टेज, ठीक है। और इस तरह निकाल लेंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन हैव आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू वी माइनस आई जी आर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई जी आर विल बी इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ठीक है।
Ig into capital G, and therefore R must be equal to V minus Ig capital G upon this. तो ये कितना रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं कि एक वोल्ट मीटर बन जाए, तो दैट कैन बी सॉल्व बाय दिस वेरी कैलकुलेशन. तो इसमें भी एक एफिशिएंसी सेंसिटिविटी होता है लाइक अमीटर. तो वी कैन हैव sensitivity of a voltmeter. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस विल बी अल्फा अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे वी, अल्फा अपॉन वी. ओके, तो यहाँ पर अल्फा अपॉन वी लिखेंगे इस चीज को. और अल्फा अपॉन वी के मतलब क्या है कि हाउ वी राइट इट, दैट इज अल्फा अपॉन आई आर. दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई आर. और अल्फा अपॉन आई तो ऑलरेडी आप लोग बता चुके. अल्फा अपॉन आई इज एन बी ए अपॉन के. तो एन बी ए अपॉन के इंटू आर, ये हो जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है. और आपका खास बात इसमें यही है कि सेंसिटिविटी वोल्टेज और करंट का ये होता है कि जरा से चेंज करंट करने से अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है, और वोल्टेज में जरा से चेंज करने से वोल्टेज का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा वोल्ट मीटर में, तो उसमें हम कहेंगे द एपेरेटस इज वेरी सेंसिटिव. तो एपेरेटस और सेंसिटिविटी डिपेंड करता है कि जरा से करंट बढ़ाने से एमीटर में ज़्यादा रीडिंग हो जाए तो करंट सेंसिटिविटी उसका कम है. और अगर वोल्टेज में जरा से वोल्टेज बढ़ाने से अगर वोल्टेज ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाए तो दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी कम है. तो उसको मेजर करने का ये फार्मूला है. दिस वी कॉल एन बी ए अपॉन के आर, एंड देयर ओनली वी हैव एन बी ए अपॉन के इन केस ऑफ करंट सेंसिटिविटी. एन बी अपॉन के होता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बी ए अपॉन के इंटू आर. ये अलग अलग इनको है. और इनको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको आई एस एंड वी एस लिखते हैं. यहाँ पर हम इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी को वी एस लिखेंगे और आई एस क्या हो जाएगा एन वी ए अपॉन के. करंट सेंसिटिविटी लाइक दिस. करंट सेंसिटिविटी इज आई एस एन बी upon K, and voltage sensitivity is Vs and V upon Kr. With that, we have completed this chapter. We have completed all the things. This chapter, especially this lecture, is very, very, very important for everyone because lot of questions could come in the board exam. And therefore, please be careful in watching it completely. You have to see the complete video 2 or 3 times. That is very important for everyone. With that, we have completed. Thank you.